देखो, आज हमने सुबह स्टार्ट किया था कि नेटवर्क क्या होता है। आपको पता है कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने को हम नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद नेटवर्क की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की पढ़ी थी, वैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क, या आप खुद थ्योरी पढ़ लेना जो एब्सेंट थे सुबह। आगे करते हैं स्विचिंग टेक्निक्स। अब देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये हमारा एक नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। समझ लो कि बहुत सारे स्मॉल स्मॉल नेटवर्क को कनेक्ट करके ये वाला नेटवर्क बना हुआ है हमारे पास, राइट। अब यहाँ से किसी कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर करना है। तो डाटा क्या होता है, कई बार बहुत बड़े साइजेस में होता है, 1 GB का डाटा है, तो हम डायरेक्टली उसको सेंड नहीं कर सकते, उसको पार्ट्स में सेंड करना पड़ता है। अब वो पार्ट्स को कई बार हम पैकेट्स बोल देते हैं, कई बार डाटा फ्रेम बोल देते हैं, बहुत सारी टर्म्स यूज़ करते हैं हम उसको। एक पूरा मैसेज होता है, मैसेज को छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो ईज़िली सेंड हो जाए। क्योंकि हमारा जो चैनल होता है, चैनल मीन्स जो जिसके थ्रू डाटा जाना है, वायर्स एक चैनल है। जब वायरलेस के थ्रू एक डाटा ट्रांसफर रेट डिफाइन की होती है कि मैक्सिमम हम उस चैनल पे इतना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक टाइम पर, राइट। तो इसीलिए हमें अपने बड़े मैसेज को डिवाइड करना पड़ता है ताकि जो इजीली सेंड हो जाए। तो सेंड करने के लिए ही हम क्या करते हैं, स्विचिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। कुछ स्विचिंग टेक्निक्स वो हम अभी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। नेटवर्क के बीच में अक्रॉस डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम स्विचिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। In large network, there might be multiple paths linking the sender and receiver. Information may be switched as it is as it travels through various communication channels. अब वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाला पर्सन ने इसको सेंड करना है, तो पहले इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ ये वाला पाथ फॉलो हो सकता है, और कोई पाथ फॉलो कर सकता है। मतलब बहुत सारे रास्ते हैं कि किसी भी रास्ते से डाटा को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर हम मैसेज को, बड़े मैसेज को छोटे मैसेज में भी, पैकेट्स में भी डिवाइड कर लिया है हमने, तो पैकेट, कुछ पैकेट इस रास्ते से जा सकते हैं, कुछ पैकेट इस रास्ते से जा सकते हैं, और वहां पे जाके उनको कंबाइन भी तो उसी ऑर्डर में करना पड़ेगा जिस ऑर्डर में वो तोड़े गए थे, तभी तो उसका कोई मीनिंग निकलेगा। पैकेट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे उनको नंबरिंग दे दी। पैकेट नंबर 5 सबसे पहले पहुंच गया डेस्टिनेशन के, उसने सबसे शॉर्ट वाला रास्ता ढूंढ लिया, बाकी उन्हें लॉन्ग वाले रास्ते से गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पैकेट 5 सबसे पहले लग जाए, फिर पैकेट 3 2 1 कोई ऑर्डरिंग ना हो। जो जो मैसेज भेजा है हमने उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा। तो ये सब कैसे कंट्रोल होता है, स्विचिंग टेक्निक्स के थ्रू होता है। 3 टेक्निक्स है हमारे पास। स्विचिंग टेक्निक के थ्रू ही हम ऐसे डाटा को सेंड करेंगे कि वो इजीली मैनेजेबल हो। अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं तो उसी ऑर्डर में वो कॉन्फ़िगर किया जा सके। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट है। सर्किट स्विचिंग पहली टेक्निक है, सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग एक बार क्या है कि इनिशियली डाटा सेंड करने से पहले हमने एक सर्किट बना लिया। एक जैसे कि मैंने किसी को सेंड करना है, आरोहन को सेंड करना है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा पाइप लिया, पाइप या केबल लिया अपने घर से उसके घर में डाल दिया, राइट। अगर वाटर सप्लाई करना है मुझे, पाइप है, पाइप अपने घर से उसके घर में डाल दिया, तो क्या होगा, एक एक सिक्योर कनेक्शन मैंने चैनल इस्टेब्लिश कर लिया, स्टार्टिंग में ही कर लिया है। उसके बाद मैं उसको वाटर सप्लाई, जब मेरा सारा वाटर उसको जितना चाहिए था उतना मैंने सेंड कर दिया, तो मैं पाइप को वापस से उठा लूंगा उसके घर से। तो ऐसे ऐसे कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर लेंगे हम। मल्टीपल पाथ है तो हम एक पाथ पहले ही डिफाइन कर लेंगे कि इसी पाथ से ही डाटा को भेजना है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहां से मुझे डाटा इधर भेजना है, तो यहाँ पे जाने के लिए मल्टीपल पाथ है। सर्किट स्विचिंग में क्या होगा
कि हमने डिफाइन कर लिया यहाँ जाएगा सीधा PSN 1 पे, 2 पे, 3 पे, ये पे, यहाँ पे, फिर फाइनली इसके पास चला जाएगा। तो ये पाथ डिफाइन कर लिया, एक सर्किट बना लिया, ये हमने एक्वायर कर लिया, और इसको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। और कोई भी कंप्यूटर इस पाथ के ऊपर अपना डाटा ट्रांसफर तब तक नहीं कर पाएगा जब तक हमें इस पाथ को रिलीज नहीं करता। ये होती है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि हम अपना पाथ पूरा डिफाइन कर लेते हैं सेंड करने से पहले, फिर हम डाटा सेंड करते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं। First, the complete physical connection between the two computers is established, and then data are transmitted from source computer to the destination. ये लाइन समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हम इसके पोर्शन में हम डाटा कनेक्शन बनाते हैं, पहले कंप्लीट कनेक्शन, उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करते हैं। अंकुश, आवाज आ रही है? So when a call is placed, the switching equipment within the system seeks out a physical copper path all the way from the sender to receiver. Sender से receiver सारी information send करने के लिए उसी path को use किया जाएगा। It is must to set up an end-to-end connection between the computers before any data can be sent. End-to-end connected होने चाहिए computers। एक wire, जैसे मैंने pipe का example दिया, जिसको जिसने सेंड करना है और जिसको सेंड करना है दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन सेटअप हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं, फिर डाटा सेंड होता है उसके बाद। द सर्किट इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सर्किट। द सर्किट इज टर्मिनेटेड व्हेन द कनेक्शन इज क्लोज्ड। जब हमने डाटा अपना ट्रांसफर कर दिया, कनेक्शन बंद कर देंगे, तो बंद करने के बाद क्या होगा, कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। इट मींस जो पाथ था वो अब बाकी के कंप्यूटर उसको यूज कर सकते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए। In circuit switching, resources remain allocated during the full length of communication. All after a circuit is established and until the circuit is terminated, the allocated resources are freed. Allocated resources मतलब जो रास्ते में राउटर्स थे वो फिक्स कर दिए हमने। ये पूरे जब तक डाटा ट्रांसफर नहीं होगा ये एलोकेटेड ही रहेंगे, फ्री नहीं रहेंगे। फ्री कब होंगे, जब पूरा डाटा ट्रांसफर कर दिया तो ये फ्री हो जाएंगे, बाकी के कंप्यूटर इसको तब यूज कर पाएंगे। ये है फर्स्ट स्विचिंग टेक्निक, दैट इज द सर्किट स्विचिंग। सोशल क्लियर है ये? एंड निधि? यस सर। ओके। श्लोक? ओके। पैकेट स्विचिंग नेक्स्ट टॉपिक है। जो पैकेट से मैंने क्या बताया था, पैकेट क्या होते हैं, जब मैसेज को हम दो छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं उसको पैकेट्स बोलते हैं ना। तो पैकेट स्विचिंग में मतलब कि हम मैसेज को पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और वो पार्ट, देखो पढ़ लेते हैं इसको। पैकेट स्विचिंग इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ कटिंग डाटा। डाटा को कट करने का से डील करता है। दैट इज एट द सोर्स इंटायर मैसेज ब्रोकन इन स्मॉलर पीसेस कॉल्ड द पैकेट्स। मैसेज को हम स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं, उनको बोलते हैं पैकेट्स, which are transmitted over the network without any resource being allocated। इस केस में पैकेट स्विचिंग में हम कोई ऐसा पक्का रास्ता नहीं बना देते कि बस यही रास्ता फॉलो करना है और कोई रास्ता फॉलो नहीं करना। इसके बीच में बस हम पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और उनको छोड़ देते हैं कि भाई कौन सा रास्ता चूज करना है, कर ले, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है बस तुझे। Then each packet is transmitted and each packet may follow any route। route के spelling देख लेना, E आएगा। Available and at destination packets may reach in random order। ठीक है, पैकेट्स को खुली छूट होती है कि वो कौन सा रास्ता रूट मर्जी यूज करे,
और डेस्टिनेशन तक पहुंचने किसी भी ऑर्डर में पहुंचे, जैसे मैंने बोला था कि एक मैसेज को 5 पैकेट्स में डिवाइड किया, 5th पैकेट पहले भी पहुंच सकता है, वहां पे वो बफर नाम की स्पेस होती है, वहां पे सेव होते रहते हैं। अब क्या होगा जब सारे पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे रैंडम ऑर्डर में, एट डेस्टिनेशन व्हेन ऑल पैकेट आर रिसीव्ड दे आर मर्ज टू फॉर्म द ओरिजिनल मैसेज। अब हर एक पैकेट के ऊपर नंबर लिखा होगा, सीरियल नंबर। जो पहले पैकेट सबसे पहला पार्ट होगा उस पे सबसे पहला सीरियल नंबर होगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसी ऑर्डर में क्या किया जाएगा, डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे उनको मर्ज किया जाएगा। मर्ज करने के बाद एक मैसेज बन जाएगा और वो रिसीवर को मिल जाएगा। इन पैकेट स्विचिंग ऑल पैकेट्स ऑफ फिक्स साइज आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। और ये बात है कि ये जो भी पैकेट्स होंगे उनका साइज इक्वल होगा। अगर 1 GB है तो उसको हमने 100 MBs के पैकेट बना दिए, तो हर पैकेट का साइज क्या रहता है, सेम रहता है। थर्ड एंड लास्ट स्विचिंग टेक्निक है मैसेज स्विचिंग। इसमें क्या होगा, in message switching, data is first stored by one node, then forward to another node to transfer the data to another system. इसमें एक बार पूरा पढ़ते हैं। हाँ, उस केस में देखो जो पैकेट स्विचिंग था उसमें क्या था, डाटा हमेशा मेन मेमोरी में ही स्टोर होता था। मेन मेमोरी मतलब रैम में ही। अगर किसी डिवाइस के पास, इंटरमीडिएट डिवाइसेस के पास गया, कंप्यूटर्स के पास गया, तो उनके रैम में ही स्टोर होता था। रैम से ही वो नेक्स्ट डिवाइस को ट्रांसमिट कर दिया जाता था। बट इन मैसेज स्विचिंग वो हार्ड ड्राइव में स्टोर होगा, हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, देन वो फॉरवर्ड किया जाएगा। यही इसका मीनिंग है। मैसेज स्विचिंग डाटा इज फर्स्ट स्टोर्ड बाय वन नोड, देन फॉरवर्ड टू अनदर नोड। स्टोर करना मतलब हार्ड डिस्क में स्टोर करना, फिर वो नेक्स्ट को ट्रांसफर किया जाता है हार्ड डिस्क से एक्सेस करके। In message switching, the data is first stored, then forward to the next node. In message switching, there is no upper bound on the size of packet, whereas in packet switching, each packet is of fixed size. पैकेट स्विचिंग में पैकेट जो बनाते थे हम डाटा को डिवाइड करके, वो हर एक का साइज सेम होता था। बट मैसेज स्विचिंग में ये कंडीशन नहीं है कि हर एक का साइज सेम होगा, और उसमें कोई कंडीशन भी नहीं है कि इतना ही साइज होना चाहिए। In packet switching, data packets are stored in the main memory. Packet switching में main memory RAM में store होते थे. Whereas in message switching, the message is stored in the hard disk. बस दो ही तो पॉइंट है, उसको ही घुमा घुमा के इन्होंने लिखा हुआ है। इसमें इतना ही करना है। तो तीनों स्विचिंग टेक्निक क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दीज टेक्निक्स? सर जो मैसेज स्विचिंग वाला था ना, उसमें थर्ड हाँ पॉइंट है ना कि नो बाउंड साइज होता है, तो ये रेफर करता है कि मैसेज वाला भी पैकेट्स में टूटते हैं क्या, कुछ ऐसे? हाँ बिल्कुल, मैसेजेस भी टूटते हैं। पैकेट एंड पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग दोनों में पार्ट्स किए जाते हैं। और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि वो साइज पहले से फिक्स होता है कि इतने इतने साइज के पैकेट्स बनेंगे और ट्रांसमिट किए जाएंगे, और ट्रांसमिट करते टाइम वो इंटरमीडिएट नोड्स के मेन मेमोरी में स्टोर होंगे। बट मैसेज स्विचिंग में क्या होगा, पार्ट्स होते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि एक पार्ट 100 MB का, दूसरा 200 MB का, तीसरा 500 MB का। इसलिए नो बाउंड है, कोई अपर बाउंड नहीं है कि कितना साइज का हम पैकेट बनाएं ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, और ये ओके सर। हार्ड डिस्क रहते हैं। सर और एक डाउट था कि जब वो पैकेट्स और नोट पे स्टोर होंगे तो वहां पे नहीं टूट सकते ना, या एक ही पैकेट बन गया सब वो वही घूम घाम की जो है अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा? हेलो। हेलो। आई थिंक इशू। आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ। यस यस। सर। मैं वही मेरी आ बता रही रहा था थी। आपको। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा था, फ्रेगमेंटेशन, एक डीफ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है
तोड़ना पार्ट्स में, और वो काम कहाँ पे होता है, सेंडिंग साइड पे, जहाँ पे सेंडर होता है। डीफ्रैगमेंटेशन होता है जोड़ना, वो रिसीवर ही करता है, बीच में कहीं कोई नोड उसको तोड़ नहीं सकती, जोड़ नहीं सकती, बीच में कुछ नहीं होता। ओके ओके सर, यस सर। तो हमने अभी किया है नेटवर्क सिक्योरिटी का। देखो रिवीजन आपके साल 7 से दिसंबर से प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो रिवीजन के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, तो साथ में के साथ मैं ये वाला पोर्शन आज कर लिया है हमने, और इसकी रिवीजन भी हो चुकी है। अब ये वाला पोर्शन अभी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसकी रिवीजन साथ साथ करते रहेंगे, और जो कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं किए थे वो साथ में करते रहेंगे। ठीक है, तो प्री बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि वो पेपर आएगा रीजनल लेवल पे, रीजन बेसिस पे आएगा, और उसके मार्क्स भी थोड़े ध्यान से होने सर चाहिए इस बार ऑफलाइन को। होंगे या ऑनलाइन होंगे? अभी मेरे ख्याल से वो ऑफलाइन होने के चांसेस हैं प्री बोर्ड के लिए। ठीक है, क्योंकि 2 ही क्लासेस के हैं वो, और हमारे पास इतनी स्पेस है स्कूल में कि वो करवाए जा सकें, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट है डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। डाटा कम्युनिकेशन मतलब सेंडर से रिसीवर को डाटा सेंड कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। चैनल्स क्या होते हैं बताओ? सर पाथ जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। हाँ, पाथ। नेक्स्ट है बैंडविड्थ, डाटा ट्रांसफर रेट, इसको पढ़ते हैं। चैनल्स क्या होता है? फिजिकल मीडियम लाइक केबल्स ओवर विच द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड इज कॉल्ड अ चैनल। फिजिकल मीडियम जैसे केबल्स होती है, उसके जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, उसको चैनल बोलते हैं। ट्रांसमिशन चैनल में भी एनालॉग और डिजिटल, ये 2 तरह के होते हैं चैनल्स, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल है हमारे टेलीफोन लाइंस। एनालॉग समझते हो ना, हार्ट बीट की तरह ऐसे 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 ट्रेवल करता है ऊपर नीचे। एंड डिजिटल 0 1 0 1 की फॉर्म में। एज द नेम सजेस्ट, एनालॉग चैनल क्या होते हैं? ट्रांसमिट डाटा यूजिंग एनालॉग सिग्नल, जिन वायर्स में एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में डाटा बहता है वो होते हैं एनालॉग चैनल्स, एंड जिनमें डिजिटल फॉर्म में बहता है वो होते हैं डिजिटल चैनल्स। इन पॉपुलर network terminology, path over which data is sent or received is called the data channel। वही है जिसके थ्रू डाटा सेंड करते हैं। It can be tangible medium like copper wire और broadcast medium like radio channel, radio waves, microwaves, वो सारा भी चैनल्स में ही आते हैं। Bandwidth, data transfer rates that can be लास्ट में मैं सबकी डेफिनेशन सुनूंगा, जिसमें कोई डाउट है पूछते रहना। Data transfer rates that can be supported by a network is called its bandwidth। कि हम कितना डाटा एक टाइम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो उसकी होती है कैपेसिटी चैनल की। चैनल हमें पता चल गया ना, जिसके थ्रू डाटा को ट्रांसफर करना है। केबल एज्यूम करके चलो, वैसे तो वायरलेस भी होता है, अपने माइंड में केबल एज्यूम करोगे तो आपको आगे वाली टर्म्स ज्यादा इजीली समझ आएगी। बैंडविड्थ क्या है कि एक टाइम पे एक केबल में कितना डाटा हम मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं। केबल की भी तो एक विड्थ होती है ना, उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से द नंबर ऑफ बिट्स ही एक टाइम पे ट्रांसफर कर पाएंगे हम, तो वो क्या होती है उसकी बैंडविड्थ, उसकी कैपेसिटी। अब इसकी बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होती है, एक होती है हर्ट्ज, एक होती है बिट्स पर सेकेंड। हर्ट्ज में क्या होता है? इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेन्ड इन द composite signal or the range of frequencies। बस फ्रीक्वेंसीज वाला आपको पता है हर्ट्स के बारे में, तो हर्ट्स, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स। बैंडविड्थ बिट्स पर सेकंड ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि एक सेकंड में कितने बिट्स हम एक चैनल के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर रेट वही kbps, किलो बिट्स पर सेकंड। किलो क्या होता है? 1024। अगर आपकी स्पीड इतनी आ रही है 1 kbps, इसका मतलब है 1024 बिट्स पर सेकंड का स्पीड आ रही है। कि स्पीड आ रही है मतलब इतनी नंबर ऑफ बिट्स एक टाइम पे ट्रांसफर हो रही है। मेगा बिट्स
बिट्स क्या होगा 1024 इंटू 1024 नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रही है। गीगा में 1024 की पावर 3, टेरा में 1024 की पावर 4। इतनी नंबर ऑफ बिट्स एक सेकेंड में ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए जो स्पीड है वो जीबीज में कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर होती है, एमबीज में एमबीज की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है इसकी से। ट्रांसमिशन मीडिया ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास दो तरह के ट्रांसमिशन मीडिया। कोई है क्या जो चाह रहा है कि ये रिवाइज करवाया जाए? एग्जाम में भी आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हेलो, नो सर। हो जाएगा ना? ये हो रखा है ऑलरेडी हमारा डिटेल में ये सर हो जाएगा। ट्रांसमिशन मीडिया। हाँ, वायर्ड में ये तीनों हमने किया हुआ है। ट्विस्टर, एक चीज ध्यान देनी है, पेपर में मैंने बहुत सारे के नोट किया है, आप सभी को अपने आंसर शीट्स मिल गई है, चेक चेक की हुई ना? ट्विस्टेड पेयर में अगर आपको बोला जाता है तो आपको एक डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी है। डायग्राम के नंबर होते हैं। कोई एक्सियल का आपको कॉपी पे डिटेल में करवाया हुआ है कि ये कंडक्टर है, ये अटर शील्ड है, कॉपर शील्डिंग, राइट, शील्ड, आउटर शील्ड। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग डायग्राम लिखवाई गई है, तो आप कॉपी पे ड्रॉ क्यों नहीं करते हो? एग्जाम में क्यों नहीं करते हो? ऑप्टिकल फाइबर की करवाई थी, ऐसे लाइन बनाकर वो लाइट सिग्नल ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, राइट, वो चीजें। ये कंपैरिजन है, देख लेना। वायरलेस में हमने किया हुआ है माइक्रोवेव एंटीनाज। ये डायग्राम जितनी भी है ये ओमनी डायरेक्शनल होती है, रेड वेव्स, राइट। अब आता है नेटवर्किंग डिवाइसेस। ऑलरेडी वी हैव डन दीज डिवाइसेस, बट कुछ दो तीन डिवाइसेस नहीं किए थे, वो हम करते हैं। मॉडेम देख लेते हैं एक बार फिर से। मॉडेम कहाँ पे लगता है बताओ? देखा हुआ है मॉडेम? किसी के घर पे मॉडेम लगा हुआ है क्या? उसमें अपना मेमोरी कार्ड और सिम यूज करके हम कनेक्शन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है शायद। मॉडेम के बारे में कौन बताएगा? गौरव नहीं है क्या यहाँ पे? सर ये लैपटॉप वाले नहीं है? क्या? एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना। सर हेलो, इसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। क्या हुआ? ओके, आप कहाँ? इसके गेट हाँ। हाँ, देखो मॉडेम क्या होता है कि हम इस इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कब? जब हमारे घर में लैंडलाइन फोन होता है तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि लैंडलाइन फोन है जो उसमें जो वायरिंग होती है उसमें एनालॉग सिग्नल ट्रेवल करता है, राइट, एनालॉग सिग्नल ट्रेवल करता है। और बट जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हम डाटा ट्रांसफर करते हैं डिजिटल फॉर्म में, जीरोस एंड वन की फॉर्म में कंप्यूटर डाटा जनरेट करता है ना। तो उस केस में हमें चाहिए होता है मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? डिजिटल टू एनालॉग में ट्रांसमिट करता है। देखो, मॉड्यूल ये कहा मॉडेम कहाँ लगता है? कंप्यूटर, मॉडेम, देन टेलीफोन। टेलीफोन और कंप्यूटर के बीच में मॉडेम लगता है। कंप्यूटर क्या डाटा भेजेगा? एक सेकेंड, डायग्राम होनी चाहिए इसकी कोई। मॉडल डायग्राम नहीं,
हाँ देखो, टेलीफोन लाइन हमारे घर में है, हमारा कंप्यूटर क्या टेलीफोन लाइन में कौन सा सिग्नल ट्रेवल करता है? एनालॉग सिग्नल। तो इसी बट हमारा सिस्टम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल बनाता है। तो डायरेक्टली हम डिजिटल को इस लाइन पे नहीं भेज सकते, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है अपने घर में? मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? जो हमारा डिजिटल सिग्नल का डाटा है, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके इसी टेलीफोन लाइन के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट कर देता है। माइक म्यूट करो सोशल। देन दूसरी जगह होती है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होगी? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। फिर से डिजिटल कन्वर्जन होगी तो फिर दूसरे कंप्यूटर को डाटा मिल जाता है। समझ आया रोहित? आरती? यस सर, आगे समझ में। ओके, तो देखते हैं मॉडम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। It is the hardware component that allow a computer or another device such as router or switch to connect to the internet. As we know, phone lines work on the analog signal while computer works on the digital signal. ये तो लाइन क्लियर होनी चाहिए। So the role of modem is to convert digital signal to analog signal so that it can be carried by the telephone lines, and other side it again convert analog signal to the digital form. बहुत easily simple form में लिखा हुआ है। अब आता है RJ45 कनेक्टर। आपके सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है ये चीज। यहाँ तक हमने पूरा सिलेबस ऊपर तक कवर कर लिया है, रिवाइज सुबह से लेकर। मॉडेम कर लिया, RJ45 कनेक्टर। ये क्या होता है? लैन वायर देखी होगी, उसके आगे जो पोर्ट लगा होता है उसको ही बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, वायर के आगे। द आरजे The RJ in RJ45 stand for registered jack. ठीक है, registered jack 45 is the standard type of physical connector for the network cable. नेटवर्किंग करने के लिए हम जो लैन केबल यूज करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हर एक कंप्यूटर में ये स्लॉट भी देखा है आपने, है ना, लैन वायर के लिए। तो इसीलिए ये एक स्टैंडर्ड पोर्ट है, इसीलिए इसका नाम है RJ45 कनेक्टर। आप शॉप पे जाके बोलोगे ना RJ45 कनेक्टर वाली वायर दे दो तो लैन वायर ही आपको मिल जाएगी। RJ45 connector are most commonly seen with the Ethernet cables, Ethernet cable, LAN cables, and the networks. Modern Ethernet cables feature small plastic plugs on each end that are inserted into RJ45 jack. अब देखिए जहां पे ये क्या है? कनेक्टर है, जहां पे इसको इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं RJ45 जैक। अब आता है इथरनेट कार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इथरनेट कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो आपको आएगी ही इनमें से एक्सप्लेन करने के लिए, जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, एक्सप्लेन मॉडम या एक्सप्लेन RJ45 कनेक्टर, इनमें से एक चीज आएगी। ट्रांसमिशन मीडिया भी एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे आपको। अभी प्री बोर्ड की, जब आप फाइनल की बात कर लो, ठीक है। सेकंड, इट इज ऑल्सो नोन एज NIC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। शायद मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया होगा। ये हमारे कंप्यूटर में का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्यों यूज होता है कि देखो नाम से क्लियर है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क क्यों बनाते हैं? दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी हमें मटेरियल चाहिए दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, वो सारी चीजें इस बोर्ड पे होती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप देख सकते हो एक बोर्ड की तरह होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC की तरह होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं।
एंड जो यहाँ पे लैन वायर का पोर्ट होता है ना आपके सिस्टम पे, उसके अंदर ही डायरेक्टली एनआईसी होता है, डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होता है। एक इथरनेट कार्ड को ही एनआईसी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ सकती है और पूरा ये 3 मार्क में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। इट इज अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू ईच ऑफ द वर्कस्टेशन and the server and help the workstation establish all the important connection with the network। workstation को यहाँ पे मानो कंप्यूटर्स। ये क्या होता है, हर डिवाइस के, हर कंप्यूटर के अंदर ये कार्ड होता है। अगर ये कार्ड नहीं है तो वो वाला सिस्टम किसी और सिस्टम के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। इट कंटेन्स RJ45। हमने देखा ना RJ45 वायर पिछले स्लाइड में, और इसी बोर्ड के अंदर वो स्लॉट होता है। उसके क्या कहते हैं, लैन वायर ईथरनेट वायर को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ईच NIC अटैच टू वर्क स्टेशन है ये यूनिक नंबर, इसके ऊपर एक यूनिक नंबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। इसी बोर्ड के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है कंप्यूटर का, उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस। मैक की फुल फॉर्म है, लिख लो, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। The full form of MAC address is Media Access Control Address। तो ये क्लियर हो गया, ईथरनेट कार्ड, कनिष्का एंड सज्योति। यस सर। सर फिर से परफॉर्म बता दीजिए। हेलो, हाँ जी, आप गेट पे पकड़ा दीजिए, गार्ड है वहां पे, गेम स्कूल के गेट पे गार्ड होगा ना। हाँ जी, गार्ड से बात करवा दीजिएगा, पार्सल उसी को दे दीजिए। ओके, ठीक है। हाँ, मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। चले आगे। ओके सर। राउटर आपको एग्जाम में भी आया है। एग्जाम में कुछ 2-3 स्टूडेंट ने तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, जिसमें गगन है, ज्योति है, जो ने राउटिंग टेबल के साथ ड्रॉ किया है। मैंने बहुत अच्छे से इसके राउटिंग टेबल बना बना के कॉपी पे करवाया, तो उनको मतलब आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया उसको। वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आप एक राउटर का राउटिंग टेबल बना के कर देते तो वो चल जाता। और एक चीज ध्यान रखो, आप जो भी टॉपिक कर रहे हो ना, उसकी डायग्राम अपने माइंड में रखो। डायग्राम बनाओ, डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर दो। एक लाइन तो उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, एक डायग्राम, और उसको एक्सप्लेन कर दो, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। राउटर के केस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए जिन्होंने डायग्राम सीधी ड्रॉ कर दी उसके तो 2 नंबर इकट्ठे ही दे दिए। बट जिन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है अच्छा, उनको भी 2 नंबर मिले, अदरवाइज सबको 1 नंबर मिला है। अरे फिर से एक सेकंड। हेलो, मैं आपसे थोड़ी देर में कलेक्ट कर लेता हूँ, आप रख लीजिए। ओके। हब के बारे में भी हमने किया हुआ है, एक्टिव हब, पैसिव हब, कॉपी पे देखना। स्विच आया था क्या एग्जाम में आप लोगों को? हाँ, स्विच सर आया और था। राउटर में से एक्सप्लेन करना था एक चीज। हाँ, गेटवे भी हो गया। अब आया वाईफाई कार्ड, नहीं किया था हमने वाईफाई कार्ड। ये भी देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनबिल्ड, देखो हमारे जो लैब है ना, कंप्यूटर लैब, उसमें क्या है, वाईफाई डिटेक्ट करने की ऑप्शन नहीं है सीपीयूज में ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे में, यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए ऑप्शंस आती है ना, वहाँ पे ये आती ही नहीं है, क्योंकि उन सिस्टम्स के अंदर वाईफाई कार्ड नहीं है। और हम क्या करते हैं, जैसे 2 कंप्यूटर्स में इंटरनेट चलता है वहाँ पे, तो हमने एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड लगाया हुआ है, जिसके कारण वो वाईफाई जो प्रेजेंट है उनको डिटेक्ट कर लेता है। तो मैं दिखाता हूँ इसको। वाईफाई कार्ड 2 तरह के होते हैं।
एक्सटर्नल, ये वाला ऐसा आपने देखा होगा शायद, ये वाला चीज कंप्यूटर लैब में है, कभी दिखाऊंगा। ये देखो 2802.11 ये इसका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब कि इसमें कुछ फीचर्स होती हैं। तो ये वाला ये होता है एक्सटर्नल, अगर हमारे सिस्टम में नहीं है तो हम एक्सटर्नल भी ये ले सकते हैं। एक होता है इंटरनल, इंटरनल ये भी एक्सटर्नल ही है, इंटरनल उस डायग्राम में है यहाँ पे। इसमें एंटीनास वगैरह होते हैं जिसके कारण वो वाईफाई को डिटेक्ट कर पाता है। ये इंटरनल हमारे सिस्टम के अंदर एक सर्किट आईसी होती है, चिप होती है, जो ऑर्डिनो वगैरह जिन्होंने देखा होगा, जहाँ रास्पबेरी पाई देखा, उसके ऊपर भी आते हैं ये। देखो आप पढ़ते हैं इसके बारे में, एक काम आपको पता चल गया होगा क्या करता है कि सिग्नल कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए वाईफाई कार्ड होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो हमारे वाईफाई सिग्नल्स को ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। सिमिलर टू इथरनेट कार्ड, इथरनेट कार्ड कौन सा था? इथरनेट कार्ड को और क्या बोलते हैं? NIC, एनआईसी नेटवर्क, फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरनेट कार्ड इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस है ये। हाँ, but it allow our computer to connect with other devices without wire. इथरनेट के कार्ड में तो क्या होता था, हमारे पास RJ45 जैक लगाने के लिए जगह होती थी, तो दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें वायर की जरूरत लगानी होती थी। बट हमें अगर वायर के बिना वायरलेस कनेक्टिविटी करनी है, उसके लिए हमारे पास वाईफाई कार्ड अंदर होना चाहिए सिस्टम में। इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल विद बिल्ड इन वायरलेस सॉरी wireless radio and antenna. The most common Wi-Fi card used in the desktop computer is PCI Express Wi-Fi card. Made it fit the PCI Express card slot in the motherboard. Motherboard के साथ ये attach होता है PCI card, जो होता है NIC card वो भी motherboard से linked होता है। Motherboard is the base of the system. उससे सारे जो भी ICs है वो connected रहती है। It allow to connect our device to the hotspot available. कोई भी hotspot वाईफाई अवेलेबल है उनसे कनेक्ट करने के लिए वाईफाई कार्ड हमें हेल्प करता है। Advantage is that it allow computer to become part of network without being physically connected through the wire and can be placed anywhere. इसके एडवांटेज यही है कि हमें अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो वायर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वायरलेस के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो वाईफाई कार्ड तक ये वाला Yes, पोर्शन पूरा हो गया है हमारा। ये तीनों चार पैराग्राफ्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजीज, बस, स्टार एंड ट्री। इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी पूरा पोर्शन किया हुआ है। नेटवर्क टोपोलॉजीज, टोपोलॉजी क्या होती है कि इट्स अरेंजमेंट और वे ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस टू ईच अदर। तो बस में कैसे कनेक्ट होते हैं? हाँ, एक और बात, आपने बस का अगर टोपोलॉजी किया है, आपको आई थी बस एंड ट्री टोपोलॉजी आई थी एग्जाम में, तो इस केस में मैंने कॉपी पे, मुझे याद है मैंने डायग्राम्स ड्रॉ करवाई गई है। तो आप लोग डायग्राम्स क्यों भूल जाते हो हर बार? कॉपी पेस्ट करने में इतना टाइम तो लगता नहीं है। जब आप कंटेंट कॉपी दे किसी से कहीं से दे कर लिख रहे हो तो डायग्राम नहीं है मिली क्या वहां पे? तो डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। इसमें क्या होता है, एक बैकबोन केबल होती है, उसके थ्रू कनेक्टेड, हाँ ये रहा, एक बैकबोन केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है ये, उससे हम बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसी केबल के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है। इनके एंड्स पे क्या होते हैं, टर्मिनेटर होते हैं। ये एक नया पॉइंट होगा शायद आपके लिए, वहाँ उस वेबसाइट पे नहीं था। टर्मिनेटर होते हैं, जब इसने किसी के लिए डाटा सेंड किया और किसी के लिए वो नहीं था, तो टर्मिनेटर पे आगे वो अपने आप डाटा लॉस्ट हो जाता है कि ताकि जो नया डाटा ट्रेवल हो सके बस पे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे यहाँ से देख लेना, पीपीटी में शेयर कर दूंगा। स्टार टोपोलॉजी में हब होती है, हब के थ्रू सारे कनेक्टेड होते हैं। अगर इस कंप्यूटर ने किसी को सेंड करना है डाटा तो पहले हब को जाएगा, हब सभी को सेंड कर देगी।
बट रीड वही कर पाएगा जिसके लिए वो लिखा होगा। और स्विच भी ऐसे ही होता है, स्विच इंटेलिजेंट होता है, स्विच अकेला उसको ही सेंड करेगा, यहाँ पे हब की जगह पे स्विच होगा तो उसी को सेंड करेगा बस जिसके लिए डाटा है, बाकियों को सेंड ही नहीं करेगा, इसलिए स्विच को क्या बोलते हैं हम, इंटेलिजेंट बोलते हैं। ट्री में क्या होता है, ट्री इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार, और इसको हम हायरार्किकल भी बोलते हैं, जैसे पेरेंट रूट ऊपर होता था, फिर चाइल्ड नीचे नीचे आ जाते हैं, उस वे में भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टोपोलॉजीज, आगे था टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे मैंने अपने फोन को स्पीकर्स के साथ कनेक्ट किया, वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है, ये भी एग्जाम में आया था और ये उसमें भी आएगा डेफिनेटली प्री बोर्ड में। ये सारे ही नेटवर्किंग के टॉपिक इजी हैं और बहुत ही छोटे हैं, इसमें जितना हो सके लिखो। यहाँ तक ये वाला सारा टॉपिक जितने किए ना बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है, मैन तक। आगे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है ये वाले पोर्शन में। अब देखते हैं आगे वाला पोर्शन, ज्यादा तो नहीं हो रहा। नो सर, ये तो पढ़ाया हुआ है वैसे भी। हाँ सर आप एक बार वो वर्किंग बता दीजिएगा, वो कैसे एक्सप्लेन करना है, मुझे समझ ही नहीं आया था। कौन सा आया था ना कि वर्किंग एक्सप्लेन करो कोएक्सियल केबल, या किसी की कहा था शायद। फाइबर ऑप्टिक्स ले लेते हैं, चलो क्या कोएक्सियल भी बता देता हूँ। तो कोएक्सियल के जो पॉइंट्स है वो तो लिखे सही है, 1 नंबर मिल गया, बट इसकी डायग्राम, ये वाली डायग्राम थी ना, वो मैंने कहीं से आपको ड्रॉ करवाई थी, मुझे पता है वो कोएक्सियल डायग्राम है सर। केबल, राइट, उसे एरोज लिखा के लिखा भी गया था, ये देखो ऐसी। तो यही तो इसकी वर्किंग है कि इनर कंडक्टर है जो, उसमें हमारा जो है सिग्नल ट्रेवल करता है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर ये इसके ही पॉइंट बन जाते हैं यार, सारे पॉइंट इसके ही हैं। इनर कंडक्टर है जिसमें हमारा सिग्नल ट्रेवल करता है, इंसुलेटर है, आउटर शील्ड है, प्रोटेक्ट करती है, इंसुलेटर फिर से प्रोटेक्शन के लिए। ये सारा क्यों है कि डिस्टरबेंस कम से कम हो, वर्किंग में आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। ऑप्टिकल फाइबर में भी थी, ऑप्टिकल फाइबर में बीम थी, जो लाइट थी वो ट्रेवल कैसे करती है वो दिखाया गया था, ठीक है। ओके सर। अब मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हम कल स्टार्ट करते हैं, अभी हम करते हैं एसक्यूएल का पार्ट, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें एसक्यूएल की जरूरत पड़ रही है। मेरे पास आज एक ही का प्रोजेक्ट आया अभी तक, कनिष्का एंड सोशल का, बाकियों के प्रोजेक्ट के क्या सीन है? सर एक भारी घटना हो गई है मेरे कंप्यूटर में। क्या हुआ कि जब पाइथन में मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, रन हो रहा है अच्छे से, पर एसक्यूएलाइट में वो आ ही नहीं रहा टेबल। मतलब मैं एक्टिविटी हो डीबी ब्राउजर इंस्टॉल किया, उसमें मैं देख रही हूँ वो आ ही नहीं रहा टेबल। माई एसक्यूएल नहीं हो रहा ना आपके में? नो सर, मैंने एसक्यूएलाइट करके कनेक्ट कर दिया था, पर अब तक कोई ऐसा सीन नहीं आया कि मैं यहाँ पे डेटा डाल रही हूँ वहाँ पे दिखाई दे रहा है। Okay. एक और बात मैं शेयर करूंगा यहाँ पे, जिनका MySQL अलग से इंस्टॉल नहीं हो रहा है उनके लिए एनाकोंडा एक टूल होता है, एनाकोंडा एक आईडी है, जैसे पाइथन अलग से है ना, जैसे मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, वैसे ही आप एनाकोंडा का यूज कर सकते हैं। एनाकोंडा में इनबिल्ट पाइथन और MySQL इकट्ठा ही आता है, आपको अलग से कोई इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, नहीं MySQL तो करना पड़ेगा उसके लिए, कनेक्टिविटी इकट्ठी आती है। चलो मैं देखता हूँ इसका। आशीष, प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है? प्रोजेक्ट के मार्क्स मैं 30 में से लगाऊंगा, और 30 में से अभी तक 30 लगेंगे बस कनिष्का, सोशल, रोहन, आरती,
संयोति आरती सिंह, जिन्होंने मेरे साथ कम्युनिकेट किया है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और किसी भी स्टूडेंट का कोई रिस्पांस नहीं है। तो आज के बाद 5 मार्क्स कम हो रहे हैं। तो अगर आज के बाद अगले 3 दिन के अंदर मीन्स 20th तक कोई मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करता है तो उसके मार्क्स लगेंगे 25 में से। उसके बाद नेक्स्ट 3 दिन में कोई सबमिट करेगा तो 5 मार्क्स और लेस 20 में से। तो अपने आप ये समझो बात को, एक्सटर्नल मार्क्स हमारे ही हाथ में होते हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्ट मत करना कि 30 में से 30 लग जाएंगे। जिस तरह से आप काम करोगे उसी वे से आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, तो प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में करें क्या? हाँ देखो, अब एसक्यूएल का थोड़ा कर लेते हैं। ये थ्योरी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। हमारा हाँ ये वाला पोर्शन रह रहा था, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद द एसक्यूएल डाटाबेस। इसका मीनिंग क्या है? पाइथन है हमारे पास और एसक्यूएल डाटाबेस अलग से है, राइट। मैं दोनों को एक बार दिखाता हूँ आपको। पाइथन कैसे खोलते हैं? ये वाला आ गया वाइट वाला आईडीई, यहाँ पे पाइथन है। और एसक्यूएल की अलग से एप्लीकेशन है, माई एसक्यूएल मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसका पासवर्ड डाल देता हूँ रूट, तो मैं माई एसक्यूएल में एंटर हो गया। अब क्या करना है हमने, आपने अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी ये चीज़ करनी है कि पाइथन का डाटा को पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आपने इसके अंदर क्या होते हैं, माई एसक्यूएल में हमारे पास टेबल्स होते हैं। पाइथन के थ्रू आपने यहाँ पे टेबल को क्रिएट करना है। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिविटी ऑफ पाइथन एंड माई एसक्यूएल। अब कनेक्टिविटी करने के लिए हमारे पास 3 लाइंस हैं, 3 या 4 लाइन है मेजर, जो हम यूज करेंगे। तो वो ये वाली लाइंस हैं। सबसे पहली लाइन ये लिखनी ही पड़ेगी आपको। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, दो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं ये। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमारे पास अलग से एक लाइब्रेरी होती है। उसको, वो कौन सी लाइब्रेरी है? माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। माई एसक्यूएल के अंदर कनेक्टर एक लाइब्रेरी है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमें फीचर देगी ये वाली, कि जिसके थ्रू ये, इसके अंदर एक फंक्शन है कनेक्ट, उसके थ्रू ये दोनों आपस में एक ऐसा चैनल बन जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा कि हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। अभी तक इन दोनों के बीच में हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते अगर ये वाली चीज ना होती। तो हमने इंपोर्ट कर लिया माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। तो फर्स्ट स्टेप हो गया ये। सेकंड स्टेप आपने दिमाग में रखना, इस कोड को लिखोगे आप कॉपी पे। सेकंड स्टेप है हमें कनेक्शन को क्रिएट करना है। तो कनेक्शन नाम का वेरिएबल लिया। कनेक्शन आप सी भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। मेन पोर्शन है ये वाला। कनेक्शन बनेगा कैसे? बनाएगा कौन सी लाइब्रेरी? ये माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। तो ये लिख दिया माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, राइट। उसके बाद डॉट लगाया, क्योंकि इसके अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? कनेक्ट, जो इन दोनों चीजों को कनेक्ट करेगा। अब कनेक्ट करने के लिए हमें 4 चीजें रिक्वायर्ड है। पहला तो देना पड़ेगा होस्ट। इसकी वैल्यू हमेशा लोकल होस्ट ही रहेगी। इसका मीनिंग है कि हम कनेक्शन कहाँ पे कर रहे हैं? अपने ही कंप्यूटर पे कर रहे हैं ना, दोनों चीजें एक ही कंप्यूटर पे है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा? लोकल होस्ट, लोकली कर रहे हैं काम हम। एक ही सिस्टम पे पाइथन है, उसी सिस्टम पे एसक्यूएल है, इसलिए हमने होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट लिखा। अब इसके अंदर हमारे पास माई एसक्यूएल के अंदर बहुत सारी डाटाबेसेस होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, शो डाटाबेसेस। तो ये डाटाबेसेस के नाम आ गए। डाटाबेसेस क्या है? एक तरह से फोल्डर है।
तो इस इनमें से किस डाटाबेस के अंदर हम काम करना चाह रहे हैं उसका नाम देना है यहाँ पे। तो मैंने डाटाबेस इज इक्वल टू क्या लिखा, केवी मथुरा कैंट, यहाँ पे भी केवी मथुरा कैंट था, लिख दिया ना। उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर में क्या देंगे, MySQL में एंटर करते टाइम हम, आपने देखा होगा मैंने पासवर्ड एंटर किया था, इसका यूजर हो बाय डिफॉल्ट यूजर होता है रूट, मैंने पासवर्ड भी इसका क्या रखा हुआ है, रूट। ठीक है, तो ये चारों चीजें देनी है, इसके थ्रू हम इस MySQL के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे पता चलेगा, पाइथन में है, हम इसको रन करेंगे तो लोकल होस्ट मतलब उसको पता चल गया कि MySQL इसी कंप्यूटर पे है, तो ये खोल लेगा ब्लैंक स्क्रीन। उसके बाद वो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड यहाँ से उठा लेगा रूट, अपने आप ऑटोमेटिकली रूट लगाया चला गया। उसके बाद हमने वो चेक क्या करेगा, डाटाबेस, डाटाबेस कौन सा मेंशन किया है, केवी मथुरा कैंट, इसमें सर्च करेगा, उसको मिल गया, काम ठीक हो गया, यहाँ तक काम ठीक हो गया। ये था सेकंड स्टेप। अब है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब हमने डाटा को, इधर क्या है हमारे पास टेबल्स हैं, तो डाटा को यहाँ से यहाँ लेकर आना पड़ेगा, MySQL से पाइथन में लेकर आना पड़ेगा। तो हमें कुछ इंटरनल स्पेस चाहिए होगी जहाँ पे, अगर यहाँ से हमने डाटा को निकाला ना, इन दोनों के बीच में एक और स्पेस बनेगा, उस स्पेस को बोलते हैं कर्सर। जहाँ पे यहाँ से जब हम MySQL से डाटा को निकालेंगे बाहर, तो कर्सर में वो डाटा स्टोर होगा और फिर कर्सर से वो पाइथन में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये चीज। तो कनेक्शन बना था, कनेक्शन डॉट कर्सर से हमने एक स्पेस बना ली इन दोनों के बीच में, उस स्पेस का नाम क्या है, कर्सर। अब कर्सर में ही हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो हमने डाटाबेस कौन सा यूज किया था, बताओ, कौन बताएगा। केवी मथुरा कैंट। केवी मथुरा। केवी मथुरा कैंट, पहले मैं उसके अंदर चले जाता हूँ, इसमें केवी मथुरा कैंट, क्या मैंने केवी मथुरा कैंट को, अब इसके अंदर मैं टेबल्स देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने देखा शो टेबल्स, तो इसके अंदर दो टेबल्स हैं, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 12th A, राइट। तो अभी मैंने क्या करना है, मैं पाइथन में क्या देखना चाह रहा हूँ, ये देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो 12th A के अंदर क्या क्या रोज हैं वो देखना चाह रहा हूँ, बट पाइथन के थ्रू, MySQL में जाके नहीं देखूंगा मैं। अगर MySQL में देखना चाह रहा तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता ना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम 12th A, बट मैं पाइथन के थ्रू देखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या लिखा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये चीज ऐसे ही रहेगी हमेशा, बस एग्जीक्यूट के अंदर हमने क्या करना है, SQL कमांड को लिख देना है जो हम लिखना चाह रहे हैं। तो ये जब ये रन होगी, रन मतलब एग्जीक्यूट होगी, तो कहाँ पे स्टोर होगा रिजल्ट, कर्सर के अंदर। कर्सर में से बाहर निकालना है तो मैंने फेच ऑल लिख दिया, रिकॉर्ड में प्रिंट कर दिया, रिकॉर्ड को प्रिंट कर दिया। अब देखो इसको रन करते हैं, देखो क्या आया, इसमें दो रोज हैं, पहले एक संज्योति की डिटेल्स है, दूसरी रोहन की डिटेल्स है। क्या, अब यही चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि इसने सही काम किया है या नहीं, कैसे देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 12th A, जो कमांड हमने कर्सर डॉट उसके अंदर लिखी थी, वो आ गया ना ये चीज। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने, इसको बंद कर दो, मैं तो वो आपको समझाने के लिए था। अब देखो हम पाइथन में ही काम करें, MySQL को ओपन भी नहीं किया हुआ, अब मैंने रन कर दिया, तब भी ये चलेगा। दूसरा टेबल क्या था, प्रोजेक्ट 1, तो देख लो, अब उसकी डिटेल्स आ गई। फेच ऑल लगा लो या फेच 1 लगा लो, फेच 1 में क्या आएगा, एक रो एक ही टाइम पे बाहर निकलेगी। आप चाह रहे हो कि रोज अलग अलग प्रिंट हो, तो इस केस में तो एक ही रो आएगी। तो इसको बार बार प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगानी पड़ेगी। तो वो भी आपके सिलेबस में है, देखो, डिस्प्ले डाटा बाय यूजिंग फेच 1 फेच ऑल रो काउंट,
अभी हमने क्या किया, कनेक्टिविटी एसक्यूएल विद पाइथन, ये हो गया है, हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। क्रिएटिंग डाटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन, ये आपका प्रोजेक्ट है कि आपको इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी की एप्लीकेशन बनानी है। अब हमने कमांड्स क्या करनी है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। अब देखो हो ना, यहाँ पे आवाज नहीं आ रही मुझे कोई, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। अनूप, यश, यस सर, आ रहा है। यश आपको आज आ रहा है क्या कुछ समझ? सर उसके माइक में इशू है, उसका मैसेज आया मुझे। Okay. तो चलो हम एक कमांड कर लेते हैं इंसर्ट की। अब देखो हम चाह रहे हैं कि हम डाटा, जैसे हमने शो किया ना डाटा, उसको देख लेते हैं पहले क्या क्या डाटा है हमारे पास। इस टेबल के अंदर कितनी कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। तो हम इसी प्रोजेक्ट 1 के अंदर हम डाटा को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो बस यहाँ पे कमांड चेंज करनी है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम प्रोजेक्ट 1, वैल्यूज, 4 वैल्यूज हम देना चाह रहे हैं, वैल्यूज देना चाह रहे हैं वहां पे परसेंटेज एस, परसेंटेज एस, 3 बार हो गया, 4 वैल्यूज देनी है। अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि जो वैल्यूज है ना उनको हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, उनको एक टपल की फॉर्म में देना पड़ेगा। एक टी नाम की टपल बना रहा हूं मैं, पहली मैं देना चाह रहा हूं अनूप नाम, डेजिग्नेशन वो स्टूडेंट है, कॉमा 10 मार्क्स, कॉमा डाल के यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टी। अब इसका मीनिंग समझो। अब हमने क्या करना था, इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट 1 वैल्यूज, 4 वैल्यूज दी है इसलिए परसेंटेज एस 4 बार लिखा है, बट इन वैल्यूज की एक्चुअल वैल्यूज भी तो देनी पड़ेगी। वो कहाँ से उठाई जाएगी, कौन से वेरिएबल से, टी वेरिएबल से। अब टी वेरिएबल में क्या दिया हमने, 4 ही वैल्यूज दी। पहली वैल्यू अनूप कहाँ चले जाएगी, परसेंटेज एस की जगह पे, स्टूडेंट परसेंटेज ई सेकंड परसेंटेज एस की जगह पे। अब हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं, तो उस केस में हमें फेच करने की जरूरत नहीं है ना। फेच का मतलब क्या होगा, बाहर निकालना, बट अब तो हम अंदर इंसर्ट कर रहे हैं डाटा को। तो उस केस में किसकी जरूरत पड़ेगी, जब भी हम डाटा को स्टोर करेंगे, डॉट एग्जीक्यूट किसकी पड़ेगी जरूरत, कौन बताएगा, कमिट, कमिट। राइट। तो जब भी हमें डाटा को सेव करना है तो कमिट करना जरूरी है। अब देखते हैं ये कमांड रन करती है या नहीं। हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, select star from प्रोजेक्ट 1। देखो यहाँ पे आ गया ना एक और रिकॉर्ड अनूप नाम से। सोशल समझ आया ये पार्ट? यस सर। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों को आपस में कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद हमने इसको ओपन किए बिना इसके अंदर, इसके टेबल के अंदर एक रो को इंसर्ट किया है। इसी तरह से हम और क्या करना है, अपडेट करना है। क्या हुआ, चलो कुछ नहीं सर, सही है सब कुछ। ओके। नेक्स्ट हमने करना है
इंसर्ट करके देख लिया, अपडेट एंड डिलीट करना है, पहले डिलीट कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, अपडेट ईजी है उससे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे अनूप है, जहाँ संज्योति का नाम है, उसके मार्क्स 50 की जगह 60 हो करने हैं। तो आपको एसक्यूएल कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट के अंदर ही लिखना है बस। बताओ क्या करूंगा इस कमांड के लिए? संज्योति के मार्क्स 60 करने हैं। क्या कमांड आएगी? जल्दी बताओ, क्लास खत्म भी करनी है। अरे यार, एसक्यूएल कमांड है ना, बताओ क्या आएगी? रोहित। Sir, select marks from subject 1 where नहीं, marks to अरे 60. संज्योति क्या करना है? अपडेट करना है, अपडेट कमांड। table सर name अपडेट set मार्क्स, as सिर्फ अपडेट मार्क्स। अपडेट मार्क्स गलत है, अपडेट टेबल का नाम। फिर set अपडेट प्रोजेक्ट 1, क्या करना है प्रोजेक्ट 1 में? सेट करना है क्या? marks कौन सी कॉलम को सेट करना है? मार्क्स को। मार्क्स को क्या करना है सेट? 60 परसेंटेज ऐसे लिखेंगे ना, वैसे तो 60 लिखना है। मार्क्स इज इक्वल टू 60 हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या लिखा? परसेंटेज एस। कहाँ पे कंडीशन देने के लिए क्या लिखेंगे? where marks is equal to 50 वो तो सभी के मार्क्स 50 है, अकेले संज्योति के करने हैं। where name equals to Sanjoti. संज्योति भी हम यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि एक वैल्यू आ गई ना, वैल्यूज को हम अलग से देंगे। तो वैल्यूज क्या है हमारे पास, वो यहाँ पे देंगे टपल की फॉर्म में। पहली वैल्यू परसेंटेज एस क्या देनी है? 60, कॉमा दूसरी क्या देनी है संज्योति? ऐसे ही आएगा, किसी को डाउट? हाँ सर, मुझे तो नहीं No आया। sir. क्या नहीं आया? समझ नहीं आया? सर आरती? ये कैसे? यस सर। ओके, देखते हैं, रुको। अब देखो संज्योति के मार्क्स के आगे 60 होगा ना। हाँ, क्या समझ नहीं आया मुझे ये बताओ। मैंने क्या बोला है कि हमने अपडेट करने हैं संयोति, यहाँ पे एक नाम, जिसका नाम, जिस स्टूडेंट का नाम संयोति है, उसके मार्क्स को अपडेट करना है 60। तो अपडेट कमांड का सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। अपडेट आता है, फिर आता है सर टेबल आपकी का आवाज नहीं आ रही। बाकियों को आ रही है आवाज? यस सर। Yes sir. आरती आपको अभी आ रही है? आप समझ आया? देखो, अपडेट टेबल का नाम क्या था? प्रोजेक्ट 1। सेट के बाद कौन सी कॉलम को हम चेंज करना चाह रहे हैं? हम मार्क्स को चेंज करना चाह रहे थे, इसलिए लिखा मार्क्स इज इक्वल टू परसेंटेज एस। कोई वैल्यू थी, वैल्यू को हम डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, इसीलिए उसको अलग से देना पड़ेगा टपल की फॉर्म में, तो इसलिए 60 दे दिया। कहाँ पे अपडेट करनी है? जहाँ पे नाम क्या है? परसेंटेज एस, क्योंकि परसेंटेज एस एक वैल्यू है, वैल्यू को हम डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, इसलिए अलग से दिया। सबको क्लियर होना चाहिए ये। चले आगे। डाउट है तो पूछो। No sir, चलिए आगे। अब है हमारी लास्ट कमांड डिलीट करने वाली। तो डिलीट फ्रॉम
टेबल का नाम project1, कहाँ पे इसे डिलीट करना है, where name is equal to, अब क्या लिखूं मैं यहाँ पे, रोहन, क्या आना चाहिए, So %s. गुड, परसेंटेज। अब यहाँ पे कॉमा डाल के क्या दूंगा मैं, कोई भी नाम जो इसमें प्रेजेंट है, तो मैं सपोज एस को डिलीट करना चाह रहा हूँ। अब टपल में देना होता है, तो ये टपल तो नहीं है ना, टपल कैसे बनती है अगर एक एलिमेंट हो तो, लास्ट में कॉमा लगता है। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, जो टपल बन गई। तो इसको एक बार रन करते हैं। अब इधर देखते हैं, डिलीट होनी चाहिए, देखो एस वाली डिलीट हो चुकी है। तो आज हमने क्या किया, आ गया, कनेक्टिविटी कर ली, एप्लीकेशन हो गया, ये कर लिया, फैच ऑल कर लिया, फैच वन कर लिया, रो काउंट, फैच ऑल एंड फैच वन मैं कल फिर से एक बार बता दूंगा। ये सारा रिकॉर्डेड है। अब जिसको कोई डाउट है वो कल एक बार फिर से स्टार्टिंग में मेरे से पहले डाउट पूछेगा। घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करना। 13 रह गए हैं, 3 चले गए, देखता हूँ। ठीक है, चलो फिर किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव। थैंक यू। सर MCQs मार्क्स पता चल सकते हैं? हाँ, MCQ मार्क्स पता चलेंगे, बता रहा हूँ। Hmm. 26 कनिष्का के सेम ही आए होंगे, आपके और कनिष्का के 26, और सयोती एंड यश के सेम आए हैं, यश 24। आपको पता है मैं ये नाम इकट्ठे क्यों ले रहा हूँ। और यहाँ पे 2 बंदे हैं 0 वाले, सब्जेक्टिंग में 0 वाले। इन्होंने क्या किया है कि एक ही पर्सन की फाइल दोनों ने अपलोड की हुई है, इसलिए दोनों के 0। जो चीटिंग करवाए वो भी 0, जो करे वो भी 0। ठीक है, मैं बाद में ये मार्क्स, आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, इतने स्मार्ट तो हो ही आप लोग। फाइल भी शेयर कर दूंगा मैं। ओके, देन यू कैन लीव। ठीक है, कल मिलते हैं, कल क्लास है आपकी। कल क्लास होगी सर 11 टाइमिंग? बजे, 11 o'clock। ओके सर। इंग्लिश की क्लास है, सेक्शन की, वो मैं सर से बात कर लूंगा। एंड अंकुश, चेंज योर प्रोफाइल पिक। यस सर। चलो ठीक है, गुड डे, बाय। थैंक यू सर। ओके अनु।